मैं पुनः सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अपना स्थान सामने ले लें। कार्यक्रम में पधारे सभी पत्रकार और छायाकर बंधुओं का भी स्वागत अभिनंदन है। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि आज से प्रदेश में एक ऐसी सुविधाजनक विश्व स्तरीय सिटी बस सेवा की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रही है, जिससे आवागमन बहुत ही सुविधाजनक होगा और एक बहुत बड़ी सौगात आमजन के लिए होगी। उसी का शुभारंभ करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय पानीपत के बस अड्डा से इसको सौगात को देने जा रहे हैं आमजन को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री नवदीप सिंह विर्क जी। मंच पर आसीन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संजय भाटिया जी, राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे पानीपत से विधायक, मेयर और भाजपा के अन्य जो उच्च अधिकारी, यहां उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के साथी, देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम में पहुंचने पे मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस पुनीत अवसर पर हम यहां उपस्थित हैं। आज प्रदेश में सिटी बस सर्विस की शुरुआत के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज से प्रदेश के शहरों में सुविधाजनक सिटी बस सेवा की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ हाथों से हो रही है। यह प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हरियाणा के विभिन्न शहरों में एसी सिटी बस सेवा का ये सपना माननीय मुख्यमंत्री ने साकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने 2022 के बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में सिटी बस सेवाओं के माध्यम को संगठित करेगी और सुविधाजनक शहरी परिवहन सेवाएं शुरू करेगी। इस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के साथ शुरू होगा। परिवहन विभाग ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। योजना का लाभ देखते हुए 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने इसे 5 शहरों के लिए और बढ़ा दिया और उसके बाद 9 शहर कुल इसमें सम्मिलित किए। इसके लिए एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया पूरी की गई। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकाय और परिवहन विभाग के साथ साझेदारी में एक विशेष प्रयोजन वाहन, जिसको एसपीवी बोलते हैं, के माध्यम से परिवहन से प्रदान की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन सेवाओं में आने वाले समय में शहरों के यात्रियों को राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सपने को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की और संभव बनाया। विभाग ने पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार शहरों में सिटी बस सेवा के प्रबंधन और संचालन के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड के नाम से एक अलग निगम की स्थापना की है। हरियाणा सरकार ने बसों की निविदा के लिए CESL, जिसका फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक इकाई है, इसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। CSL द्वारा हमारे लिए एक ग्लोबल टेंडर किया गया, जिसके बाद 375 12 मीटर की बसों का ऑर्डर दिया गया। इन बसों को सिटी बस सर्विस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ये सभी मोस्ट मॉडर्न यानी कि आधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिसे मेसर्स JBM इकोलाइफ मोबिलिटी से सकल अनुबंध, जिसे ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मॉडल कहते हैं, इसके अंतर्गत 12 वर्ष के लिए लीज पे लिया है। इस मॉडल के तहत
ड्राइवर का उपलब्ध कराना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपलब्ध कराना और बस का उपलब्ध कराना, ये वेंडर की जिम्मेवारी रहेगी। सिटी बस सर्विस के लिए कुल हम 450 बसें खरीदेंगे, जिसमें 9 मीटर की मिनी बसें भी होंगी। जितनी भी बसें सिटी बस सर्विस में उपयोग में आएंगी उनको हम इसमें उपयोग करेंगे, बाकी बसों को हम हरियाणा रोडवेज के बेड़े में भी शामिल करेंगे। पानीपत और यमुनानगर, कल यमुनानगर में भी उद्घाटन है। इन 2 शहरों में हम जल्दी इसलिए शुरू कर पाए हैं क्योंकि यहां मौजूदा हमारे जो बस अड्डे थे, यहां अपने पुराना बस अड्डा सिवा बस अड्डा बनने के बाद खाली हो गया था, तो उसको मॉडिफाई करके हम सिटी बस सर्विस के बस अड्डे के रूप में यूटिलाइज करेंगे। और इसी तरह जगाधरी का जो बस अड्डा है उसको हमने पार्टली कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके शुरू किया है। जो बाकी 7 स्थान है वहां पे 108 करोड़ की लागत से नए बस अड्डे 3-3 एकड़ जगह में बनाए जा रहे हैं, जिनको भी शीघ्र ही अगले 3 से 6 महीने के भीतर सभी शहरों में 30/6/24 तक हम ये सेवा शुरू करवा देंगे। इस सेवा को शुरू करने के लिए बिल्कुल सभी एक्सपर्ट एजेंसीज की सहायता ली गई है। डिम्स करके, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड, इसको हमने अपना कंसल्टेंट हायर किया है। इस कंसल्टेंट से हमने रूट प्लानिंग और सभी बस की प्रोक्योरमेंट, डिपो डेवलपमेंट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी काम ये एजेंसी हमारे लिए कर रही है। टिकटिंग इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी। यात्रियों की सहायता के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं और पीए सिस्टम में घोषणाएं भी की जाएंगी। इन बसों का लाभ सिर्फ शहरी आबादी को नहीं होगा बल्कि जिलों की ग्रामीण आबादी को भी होगा, क्योंकि ये बस सेवा प्रत्येक शहर के आसपास के गांव में भी जाएगी। इन शहरों में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत से आम जनता को आवागमन में अत्यधिक आसानी होगी। मुझे बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस परियोजना को परिवहन विभाग द्वारा जुलाई 2022 में शुरू कर जनवरी 2024 तक 28 महीने के रिकॉर्ड समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लागू किया गया। ये हरियाणा सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले जो गुड़गांव में बस सेवा शुरू की थी उसको शुरू करने में भी करीबन 24 महीने का समय लगा था, लेकिन इसे हमने 18 महीने में पूरा करके दिखाया। इससे न सिर्फ नागरिकों को फायदा होगा बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। और 12 वर्ष में इसमें लगभग 2450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पानीपत में मैं आपको बता दूं कि कुल अभी तक हमने 9 रूट्स का चयन किया है, जिसको आज से 3 रूट्स पे ये सेवाएं शुरू होंगी। जैसे जैसे हमारी और बसें आती रहेंगी, 5 बसें अभी आ गई हैं, जैसे जैसे बसें आती रहेंगी हम बाकी रूट्स भी शुरू कर देंगे। और प्रत्येक रूट पे 3 से लेके 13 तक बसों की हमने प्लानिंग की है। और हमारी जो बसों की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 10 मिनट से 30 मिनट तक की रहेगी। और इसका जो किराया है वो भी हमने बहुत ही किफायत के हिसाब से सोचा है। इसका कोई बहुत महंगा किराया नहीं होने वाला। तो 10 रुपए से लेके 10, 15, 20 इस तरह के हमने स्लैब रखे हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव हमने इसमें स्लैब रखे हैं। तो एक बार पुणे में इस परियोजना की शुरुआत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधान सचिव महोदय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो संबोधन के लिए पधार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद श्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे सांसद लोकसभा श्री संजय भाटिया जी, विधायक हमारे श्री प्रमोद विज जी, हमारे एसीएस ट्रांसपोर्ट श्री नवदीप विर्क जी, सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों,
वास्तव में आज पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहां किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई हैं। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है कि यहां इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हों या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहां से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं, जीएमडीए, एफएमडीए गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन हैं, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की ये जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेज जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन हैं उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर ये इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को ही पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स
कुछ परिवर्तन करेंगे या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहने आज की एक विशेष बात, मैंने कहा क्या? कहने बस अड्डे का एस्टीमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपया एस्टीमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टीमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और वैसे तो इन 3 C की जननी भी एक चौथी C है, उसको भी समाप्त करना है हमको और वो है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन संकेत मैं कर रहा हूं कि चौथी C भी हम समाप्त करेंगे। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से एचकेआर से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार हम रोडवे कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3,500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं और जहां तक एचकेआर का विषय है 1500 लोग उसमें भी भर्ती किए हैं। 5,000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं। आज के दिन हरियाणा जब से बना है, एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का है। एवर हाईएस्ट 4,651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही हैं। तो ऐसे 5,000 से ऊपर और जो इसके अलावा जो हमारी परमिट रूट की बसें हैं वो शायद 1,300 वो भी हैं। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए ये देश में बाकी प्रांत भी रोडवेज अपनी चलाते हैं लेकिन सब में प्रथम स्थान मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोड को मिला हुआ है। आज अगर 4 डिपोज की बसें, 4 प्रांतों की बसें कहीं दिल्ली बस अड्डे से चलती हैं एक ही रूट के ऊपर, तो सबसे पहले जो यात्री की प्राथमिकता होती है कि हरियाणा रोड्स की बस है उसके अंदर बैठना चाहिए। हरियाणा रोड्स की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रांतों में भी चलती हैं लगातार। और एक जानकारी आपके लिए कि प्रतिदिन हमारी हरियाणा रोड्स की बसों में 11 लाख यात्री ये ट्रेवल करते हैं। 11 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेवल करते हैं और अगर उसके निकालूं तो इनका जो किलोमीटरेज है वो भी प्रतिदिन का 11 लाख किलोमीटर बनता है। 11 लाख किलोमीटर में 11 लाख सवारियां ये ट्रेवल करती हैं। अर्थात एक बस में अगर 50 सवारियां आती हैं तो 50 सवारियां यानी 50 किलोमीटर तक 50 सवारियां चलती हैं। तो इसके अंदर सवारियों को सुविधा है। इस नाते से बहुत श्रेणियों को हमने मुफ्त में भी यानी यात्रा करने का एक मौका दिया हुआ है। आज के ये 7 दिन का तो एक टेम्परेरी फेज इसलिए है कि लोगों को जैसे चाय पीने की आदत पहले लगाई गई थी, मुफ्त चाय पिलाते थे, बाद में चाय का 20 रुपए कप हो गया क्या? ऐसे ही इस यात्रा में आदत लगे सबको तो फिर
हिसाब किताब तो हमारे नवदीप जी कर लेंगे कि कितना किराया लेना है, और कोई बहुत ज्यादा सिटी को देखते हुए जितना खर्चा अपनी गाड़ी पर आता उसके मुकाबले में तो शायद क्या रखा है 10 रुपया 15 रुपया, हमने जो कुछ रेट रखे हैं 10 रुपये मिनिमम 10 रुपया है, फिर 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, यानी हर किलोमीटर के हिसाब से, यानी ज्यादा ज्यादा 28 से 30 किलोमीटर, क्योंकि शहर के अंदर इससे ज्यादा नहीं होगा तो वो 50 रुपया मैक्सिमम, 10 से लेकर 50 रुपए तक दूर की सवारियां जो है वो उसको लेंगे। हाँ, वो ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा पड़ता है। इन वाहनों के चालन के लिए अगर मैन पावर के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अच्छी सड़कों की, तो हमने निरंतर सड़कों पर भी, ये ठीक है कोविड के दिनों में थोड़ा कठिनाई आई थी, सड़कें हमारी जितनी गति से मुरम्मत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उसकी मुरम्मत और नई सड़कें बनाने का काम, यानी अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं तो पिछले 9 साल में हमने 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया, जिस पर 20,000 करोड़ रुपया लगा है, और ऐसे ही 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है जिस पर 4,000 करोड़ रुपया लगा है। अब आगे से हमने तय किया है कि नई सड़कों की आवश्यकता बहुत अधिक हरियाणा में उतनी नहीं रही, जितनी पुरानी सड़कें उनको मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। तो हमारे बजट का पहला काम होगा जो सड़कें हैं उनको विस्तारीकरण करना, उनको चौड़ाकरण करना, उनको मजबूतीकरण करना, उसकी मुरम्मत करना, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो नेशनल हाईवेज इतने ज्यादा हो गए हैं, कृपा है केंद्र सरकार की। हमारे नितिन गडकरी से जब हम मांगते हैं कि हमको ये एक सड़क चाहिए तो उनका कि ठीक है मंजूर कर दी, और उस पर भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार की जो हमारी नेशनल हाईवेज है इसके ऊपर लागू हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक मांग रखी कि पानीपत से और डबवाली की तरफ कोई हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, उन्होंने तुरंत माना कि पानीपत से डबवाली एक एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ तो है, लेकिन ईस्ट वेस्ट का एक मार्ग नॉर्थ से यानी ईस्ट से पानीपत और वेस्ट में डबवाली, इसको कनेक्ट करते हुए एक नेशनल हाईवे बने, ये भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरओबीज आरयूबीज हैं रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें क्या डिस्ट्रिक्ट रोड्स जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स तक कोई आरओबी आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है, वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना हमने बनाई। 72 आरओबी आरयूबी का निर्माण हो चुका है, 52 आरओबी आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं, यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत ये भी मंजूर हो चुकी है, और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है, रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका जो स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की बजाय इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है, ऐसा मेरा आप लोगों से जानकारी के लिए। केएमपी जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि अब हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है, क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने
हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है, और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, जब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई फाटक आ गए हैं। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए, एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे आरआरटीएस है अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट, जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट, देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है, और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद द्विज जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए नई नीति बना करके किस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं, हरियाणा इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है, और जो देश में सर्वाधिक है। तो ये भाई, या तो तुम भाषण दे लो या हमको देने दो। खैर, मेरी बात समाप्त हुई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा हर दिशा से आगे बढ़ रहा है, और आज इस अवसर पर ये जो नई सुविधा यहाँ ई बसेस की चालू की जा रही है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आज का जो इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस है उसको अपने कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से यहां से उसका संचालन ताकि किया जा सके। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से आज का जो बस संचालन इलेक्ट्रिक बस सिटी सर्विस का, उसका शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय।